नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट से आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक संपोषणीय विकास लक्ष्य एसडीजी पर चर्चा करूंगा। संपोषणीय विकास लक्ष्य के विषय में इन डेप्थ एनालिसिस मैं आज करूंगा। संपोषणीय विकास लक्ष्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया और जाहिर सी बात है कि विगत 4-5 सालों में मैंने देखा कि लगभग इस पर 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आ चुका है। ये कई मायने में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, हायर की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेट करने के बाद जब आप जीएस की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजें एकदम मेजर एस्पेक्ट है। और इन सब के बाद देखें तो एनवायरमेंट तो ऐसा टॉपिक है जहां पर सभी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसडीजी आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक एक डेप्थ में इनकी बातों को समझेंगे, इनके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की समाप्ति के साथ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसके विषय में मैंने इससे ठीक पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो 2000 में बनाया गया और सन 2015 तक जिसकी अवधि निर्धारित की गई थी, वो जब समाप्त हो गया तो फिर यह बात चर्चा करने का मुद्दा था कि कितना विकास हुआ, कितना हम परिणाम पाए। पूर्व में जो ट्रीटी बनी 189 यानी 189 देशों द्वारा साइन किया गया था, उन 189 देशों ने क्या वर्क किया, इसका एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी था। जब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया तो देखा गया कि पर्यावरण में कोई विशेष सुधार ना होकर के और भी पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अतः ये वास्तव में चिंता का विषय हुआ कि पिछले 15 वर्ष यानी 2000 से 2015 तक हमने काफी प्रयास किया, विश्व के देशों और सरकारों को एकजुटता लाने का प्रयास किया, उनके अंतर्गत संचेतात्मकता का विकास करने का प्रयास किया, परंतु वो वैश्विक प्रयास निष्फल हुआ, वैश्विक प्रयास सफल नहीं हो पाया। ऐसे दृष्टिकोण पे अब विश्व समुदाय एकीकृत होकर के फिर से एक बार कमिटमेंट करने का प्रयास करता है और 1 जनवरी सन 2016 से एक नया एग्रीमेंट, विश्व के लिए एक नया कमिटमेंट सामने आता है, अपना लिया जाता है। 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत इसका विकास किया गया, यानी इस एजेंडे का ड्राफ्टिंग किया गया। इस एजेंडे का ड्राफ्ट हुआ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 तिथियां आपके सामने आएगा। पहली बात तो 25 सितंबर 2015 जब यह ड्राफ्ट हुआ, क्वेश्चन आपका आएगा व्हेन वाज एसडीजी ड्राफ्टेड, तो इट वाज ड्राफ्टेड ऑन 25 सितंबर 2015। और प्रश्न अगला आएगा व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, यानी कब से ये लागू हुआ, विश्व के समुदाय ने, वैश्विक देशों ने कब से इसे अपनाया। तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 2016, जनवरी 2016 से लागू हो गया। इसकी थीम वाक्य क्या रखा गया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बात, इसे कब से कब तक के लिए निर्मित बनाया गया, जैसे इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक उसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी संपोषणीय विकास लक्ष्य एसडीजी को 15 वर्षों के लिए यानी 2016 से 2030 के लिए निर्मित किया गया। इसके थीम वाक्य रखी गई ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 यानी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी 2030 तक हम ऐसे संपोषणीय विकास करें। इस संबंध में एक एजेंडा बनाया गया जिससे विश्व को सुरक्षित किया जाए और संरक्षित किया जाए। इस नए विकास की तहत विकास के 3 आयामों को सिखाया गया। 3 आयाम, विकास के 3 आयाम होते हैं, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। यानी इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हो, सोशल भी डेवलपमेंट हो और एनवायरमेंट भी डेवलपमेंट हो। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट डेवलपमेंट भी हो। इस दृष्टिकोण से तीनों प्रकार का डेवलपमेंट
इस तरीके से किया जाए कि मध्य पक्ष, जो ये आप रेड फिगर देख रहे हैं इंटरनल कोइंसिडेंट लाइंस के बीच में, दैट इज सेड टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे कहेंगे एसडी, यानी समपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विकास इस प्रकार से किया जाए कि अर्थव्यवस्था भी विकसित हो, इसमें अर्थव्यवस्था भी आएगी, समाज का भी विकास हो और एनवायरमेंट को भी सुरक्षित किया जाए। तो इस नई थीम के साथ इस समपोषणीय विकास लक्ष्य का निर्धारण किया गया, निरूपण किया गया। इसके अंतर्गत 17 एजेंडे, 17 गोल्स रखे गए, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, शताब्दी विकास लक्ष्य में याद होगा मैंने आपको 8 लक्ष्यों का अध्ययन कराया था। तो इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए। शताब्दी विकास लक्ष्य एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे लक्ष्य पूछे जा सकते हैं। आपके लिए बड़ा टिपिकल होगा कि 17 के 17 लक्ष्यों को याद करें, लेकिन आप इसे जरूर 1-2 बार अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या मे बी ऑप्शंस के रूप में ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि ये पॉइंट्स में ही पूछे जाएंगे, यानी ये कितने लक्ष्य हैं। क्योंकि 2-3 चीजें और इसके साथ जोड़ी गई। टारगेट 169 टारगेट रखा गया, यानी लक्ष्य तो रखा गया 17, लेकिन टारगेट रखा गया 169। अब टारगेट क्या है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या तरीके हैं, ये बताया गया। और इंडिकेटर्स, एक नया बिंदु, संकेतक भी इसमें जोड़ा गया, जो 304, यानी ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स अपनाइए, संकेतकों को अपनाइए और इनसे कार्य करा जाए। तो यहां पर गोल 17, टारगेट 169, इंडिकेटर 304, ये 3 चीजें आपको याद करना होगा। जाहिर सी बात, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कितने लक्ष्य, कितने टारगेट, कितने इंडिकेटर्स रखे गए। या इजी क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसे आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में सही तथ्य का चयन कीजिए। तो 3-4 आपके सामने रिटन लंबी लाइनें, जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि लंबे वाक्य पर आधारित प्रश्न रहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऑप्शन हो सकता है। बी हो सकता है इसके 17 लक्ष्य रखे गए हैं। सी हो सकता है कि इसके टारगेट 169 रखा गया है। इंडिकेटर्स डी हो सकता है, और यहीं पे बदल दे कि 306 रखा गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बन के आएंगे। संभावना है इन थीम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किया है, इनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। और इन थीम पॉइंट्स को जरूर से याद कर लीजिए, इनमें कोई कटौती मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक जरूर इसके अंतर्गत आना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये महत्वपूर्ण टॉपिक मेंशन है, इसलिए हम इनको जरूर महत्व दें। नाउ स्टूडेंट्स, अब वो 17 लक्ष्य कौन से हैं जिस पर एसडीजी को निर्मित किया गया। अगले 15 सालों तक इन लक्ष्य को लेकर विश्व समुदाय कार्य करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये लक्ष्य भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी याद कर सकते तो इनको कम से कम 10 दफा रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग या ऑप्शंस के रूप में बन के आ सकते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो पहला लक्ष्य रखा गया है गरीबी समाप्त करना है, एंड पॉवर्टी, यानी नो पॉवर्टी, यानी इस प्रकार से क्रियाएं किया जाए कि पॉवर्टी, याद होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करने की बात कही गई थी, वो यहां पर भी रखा गया, क्योंकि जब तक निर्धनता नहीं जाएगी तब तक मानव का विकास नहीं। तो यहां पर जो मुख्य बात है वो निर्धनता अगर रहेगी तो मानव के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि निर्धनता जो है मानव के विकास में बाधा ना उत्पन्न करे। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ये जो 17 लक्ष्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक बार पुनः मैं आपके सामने रिकैप करता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट 2016 से 13 तक में ये निर्मित हुआ। 2016 से 13 की अवधि के लिए बनाया गया। इसमें इसकी ड्राफ्टिंग हुई 25 सितंबर 2015 को। इसे इंप्लीमेंट किया गया 1 जनवरी 2016 को। इसका आधार वाक्य थीम था ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके 3 आयाम बनाए गए, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। तीनों आयामों के जो लक्ष्य रखे गए, गोल्स 17 गोल्स, टारगेट 169, इंडिकेटर 304 बनाए गए।
अब यहाँ पर जो हम लक्ष्यों की बात करें तो इसके लक्ष्य, पहला लक्ष्य नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी पॉवर्टी, निर्धनता ना हो, व्यक्ति को निर्धन ना रहना पड़े, ऐसी योजनाएं बनाया जाए जिससे निर्धनता दूर किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके निर्धनता को। दूसरा है भूख की समाप्ति, स्थायी कृषि को बढ़ावा देना, यानी जीरो हंगर। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो एक लक्ष्य रखा गया था कि पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना, उसको यहाँ दो भागों में तोड़ दिया गया और इसको यहाँ दो भागों में मेंशन कर दिया गया, दैट इज नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। तीसरा रखा गया सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन की भलाई सुनिश्चित करना, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ऐसी क्रियाएं की जाए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए जिससे सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और वो सुरक्षित हो सके। चौथा क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन गुणवत्ता युक्त हो। तो इससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाया था, सार्वभौमिक प्राइमरी एजुकेशन को जरूर रखा गया था, लेकिन ये देखा गया कि एजुकेशन हो रही है लेकिन वो क्वालिटी युक्त नहीं है, इसलिए क्वालिटी युक्त एजुकेशन होना जरूरी है। तो पढ़ना ही जरूरी नहीं है बल्कि बेहतर और बढ़िया पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई इस प्रकार से हो कि ना ही से केवल विषय सामग्री ही मिले बल्कि बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअलिटी भी आए और व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति बन सके, व्यक्ति एक समाज का कल्याण करने की दृष्टिकोण से सोच सके, उसकी संचेतात्मकता विकसित हो सके। तो पढ़ाई यानी एजुकेशन वो गुणवत्ता युक्त होना जरूरी रखा गया। इसके बाद जो चौथा बिंदु रखा गया वह एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी सभी को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, यानी सभी को इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी एक लक्ष्य रखा गया और वो लक्ष्य यहाँ पर भी है कि सभी को बराबरी पर लाया जाए, यानी महिला हो या पुरुष, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। ये देखा गया है कि जेंडर जब भी वर्ड प्रयोग करते हैं, मैं जेंडर के विषय फिर बताना चाहूंगा। जेंडर मानव स्त्री व पुरुष के विभेदीकरण का एक संदर्भ है जिसमें हम सामाजिक विभेदीकरण की जब बात करते हैं तो हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम जैव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सामाजिक संदर्भ में बात हो रही है इसलिए जेंडर विभेदीकरण यानी सामाजिक विभेदीकरण की बात होगी, यानी कि जेंडर को इक्वलिटी। अब इसमें हम स्त्रियों की समानता को पहले बल देते हैं क्योंकि स्त्रियां 99% समाजों में पिछड़े हैं, इसलिए स्त्रियों की इक्वलिटी पे लाना, महिलाओं को सशक्त करना, इसमें सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को सशक्त किया जाए और ये पूर्व में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ही लक्ष्य है। अगला सिक्स्थ जो रखा गया वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी वाटर की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सभी को पानी मुहैया कराना। आज ये देखा जा रहा है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य वाटर है, वो धीरे धीरे उसका स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसमें सबको बराबर से पानी की व्यवस्था हो सके। सातवां बिंदु जो रखा गया वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट इज एंश्योरिंग द एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच हो सके। आज देखा गया कि ऊर्जा हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है, बिना ऊर्जा के हम अपनी क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक मोबाइल से बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। हम घर में निवास कर रहे हैं, बिजली, लाइट, सारी चीजों की आवश्यकता ऊर्जा पर आधारित है, यानी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे जीवन के लिए। अतः ऊर्जा की कमी ना हो, ऊर्जा की बहुतायत हो, सभी को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सके, तो ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि ऊर्जा मिल सके, विश्वसनीय ऊर्जा हो, टिकाऊ ऊर्जा यानी लंबे समय तक प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जिस प्रकार से आज ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल डीजल को प्राप्त करते चले जा रहे हैं लेकिन एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ इसी पर केंद्रित ना होकर ऐसे भी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे भी विकल्प ढूंढने चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे जनरेशन को भी इनकी
पूर्ति होती रहे, ऐसी ऊर्जा मिलती रहे। इसके अलावा जो 8वां बिंदु है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। दैट मीन्स प्रोमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए निरंतर आर्थिक विकास और श्रेष्ठ काम को बढ़ावा देना। अब आर्थिक विकास हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पिछड़े रहेंगे तो कमोवेश हम अपने जीवन में संबल नहीं महसूस कर पाएंगे, सक्षम नहीं बन सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से मजबूती प्रदान किया जाए जिससे कि हम वर्तमान के साथ अपने भविष्य का भी निर्धारण सुरक्षित कर सकें। इसलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए इस तत्व को, इस पॉइंट को इसमें सम्मिलित किया गया। इसके बाद 9वें बिंदु पे देखें तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज को नहीं विकसित कर सकेंगे, इनोवेशन, नए प्रकार के नवाचार यानी नए विकास से कोई नए खोज को नहीं बढ़ाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे तो मानव का विकास सुनिश्चित कर पाना मुश्किल और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है, उद्योग का विकास करना जरूरी है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि उद्योग को समाप्त करके मानव का विकास नहीं हो सकता, इसलिए उद्योग का विकास करना जरूरी है, लेकिन संपोषणीय आधार पर किया जाए, ऐसा विकास किया जाए जिससे उद्योग भी विकसित हो और हमारी इस वसुंधरा को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद बात की गई है 10वें बिंदु के रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, लोगों के बीच में जो इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है उसको कम करना, लोगों को किसी भी तरीके से इनइक्वल ना बनाया जाए। रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन अमंग कंट्रीज, देशों के भीतर और भीतर जो असमानता है उसको कम करना। यानी अब इस दृष्टिकोण से देखें तो आज अमेरिकन एक व्यक्ति है, उसका प्रति वर्ष जो उसका प्रति कैपिटा इनकम है वो लगभग करोड़ों में, और भारत में एक व्यक्ति जो जीता है उसकी तुलना में हजारों में भी नहीं होता। तो कई जगह ऐसी स्थिति है कई देशों में कि जो जीवन जीने की मौलिक आवश्यकता है वही पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से हम जब विपन्नता, विसमानता रखेंगे और असमानता बनी रहेगी तो कैसे हम सबके साथ विकास कर सकेंगे। इसलिए सबका साथ चाहिए, तो सबका बराबर विकास करना होगा। इसलिए इस बिंदु के अंतर्गत रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी को बल दिया गया। 11वां बिंदु है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी स्थायी शहर और समुदाय बनाएं, मेक सस्टेनेबल सिटीज। इस प्रकार से शहरों का विकास करें, नए शहर जो विकसित हों उनको, और जो शहर ऑलरेडी हैं उनको संपोषणीय आधार पर विकास किया जाए। यानी उनमें जो संरचनात्मक तत्व हैं, संरचना के विकास के तत्व हैं, उनको बराबर से विकसित किया जाए, उनको महत्व दिया जाए, उनको विकास करने के विभिन्न बिंदुओं पर उनको और भी विकसित करने के तरीके दिया जाए। ऐसा विकास किया जाए जिससे कि उन शहरों का हमेशा विकास होता रहे। जैसे लाइट्स लगाई जाए तो सोलर एनर्जी पे लगाई जाए तो क्या होगा कि एनर्जी लगातार कांस्टेंट रूप से बनी रहेगी और सतत रूप से एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, शहरों का संपोषणीय विकास इसे कहा जाएगा। इसके बाद बात करें तो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। एंश्योरिंग दैट इज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना, यानी खपत को एक लेवल पे लाना और ऐसा खपत हो जो कि हमेशा पूर्ति होती रहे, खपत की पूर्ति हमेशा होती रहे। जैसे आज हम पेट्रोलियम डीजल की बात फिर से करेंगे, आज हम उसका उपभोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 100 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा। तो 100 वर्षों में समाप्त हो इससे पहले हमें विकल्प को ढूंढ लेने की जरूरत है जिससे कि इसे हम हजारों वर्षों तक संरक्षित कर सकें और आवश्यकता के अनुसार अपनी खपत को पूर्ति कर सकें और आने वाले जनरेशन को भी इसकी सुविधा मुहैया करा सकें। अगले बिंदु पे चलेंगे, दैट इज 13 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। इसी के तहत BS4, BS6, 1, 2, 3, 4 ये सारे जो भारत स्टेज एमिशन भारत में किया गया, इसी प्रकार से विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे बहुत से विकल्प, ऐसे बहुत से प्लान्स बनाए गए जिससे कि एमिशन को, कार्बन एमिशन को और किसी प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। इसके तत्कालिक कदम उठाए जाने को इसके अंतर्गत रखा गया है। 14 पॉइंट है लाइफ बिलो वाटर,
महासागर, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, निरंतर उपयोग करें, प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबल यूज ओशन, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर भी जो मैराइन रिसोर्सेज हैं, जो समुद्री जल जीवन है, उनके विकास के बिंदु से, उनके विकास के दृष्टिकोण से भी क्रियाएं किए जाएं, उनके भी लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि मानव का सतत विकास हो सके, संपोषण विकास हो सके, सभी के विकास के साथ साथ विकास हो, जीवों का विकास हो सके। समुद्र के अंदर रहने वाली मछली और छोटे छोटे जीव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे भी हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। अगर उनकी संख्या घटती है तो अपना जैविक तंत्र प्रभावित होगा और वो कहीं ना कहीं से मानव तक प्रभाव होगा और सृष्टि में जीवों को प्रभावित करेगा। इसलिए समुद्री तंत्र का भी विकास करना जरूरी है। 15 नंबर पे कहा गया है लाइफ ऑन लैंड, जिस प्रकार से समुद्र उसी प्रकार से जंगल, जन जीवन, वन जीवन, इन पर पशु पक्षियों, जैसे मैंने आपको इससे पहले कई पशु पक्षियों पर भी अध्ययन कराया। मैंने आपको ग्रेट इंडियन बर्ड के विषय में पढ़ाया था, वो एक विलुप्त होने के कगार पे, और कुछ ऐसे बर्ड्स या कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो अब समाप्त हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको सिंडे डक के विषय में बताया, जिसकी आज आकृति तो हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, जब हम इंडिया पोस्ट करने जाते हैं, इंडिया पोस्ट की एक रसीद होती है और उसमें हम देखते हैं कि लाल रंग की एक धारी, 3 धारियां ऐसे निरूपित होती हैं और यहाँ पर इंडिया पोस्ट लिखा होता है। तो ये जो लाल रंग की धारी है ये वास्तव में एक डक की आकृति बनाई गई है, सिंडे डक जिसे कहा जाता है। तो सिंडे डक की आकृति यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सारी चीजें भी कि वन्य जीव संरक्षण भी करना चाहिए, जीवों के प्रति भी रक्षा करना चाहिए, जीवों के विकास के लिए भी क्रियाएं करना चाहिए। तो ना ही केवल समुद्र बल्कि भूमि के ऊपर भी जो जीव जंतु हैं उनका भी विकास होना चाहिए, उनके संबंध में भी विचारना होना चाहिए। इन सब के बातें के बाद अगर हम देखें तो 16 नंबर और 17 नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जोड़ा गया जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमें नहीं दिखता है। 16 नंबर कहता है शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना, इट इज प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। आज ये देखा जाए तो पीसफुलनेस समाज पीसफुलनेस नहीं है। विश्व में आए दिन ऐसा खतरा मंडराता रहता है कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जितना हमने नरसंहार नहीं देखा उससे कहीं गुना नरसंहार आज अगर तृतीय विश्व युद्ध में होता है तो एटम बॉम्ब सब तमाम चीजों के साथ विश्व ही समाप्त हो जाने की बात होती है। इसलिए कहीं हम ये छोटे छोटे संपोषणीय विकास की बात करते ना रह जाएं और अन्य स्थानों पर कहीं विश्व युद्ध छिड़ जाए या विश्व में युद्ध दो विश्वों के बीच में होगा तो भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में युद्ध कर जाए। ऐसा सब की स्थिति में हुआ तो ये सारा संपोषणीय विकास, ये जरा जरा मेहनत करना और विश्व को सुरक्षित रखने के लिए इतनी सारी योजनाएं पल भर में समाप्त हो जाएंगी। इसलिए पीसफुलनेस होना जरूरी है और इंक्लूसिव सोसाइटी होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण समावेशी समाज हो, सारा विश्व एक घर के रूप में विकसित हो। जब हम ये बाउंड्री लाइंस की दृष्टिकोण से बात न करके सीमा रेखा से बाहर निकल के मानवीय विशेषताओं के साथ बात करेंगे, जब हम मानव को सुदृढ़ता के साथ बात करेंगे, जब मानव की एकता के साथ बात करेंगे, जब विश्व हमें हमारा घर जैसा प्रतीत होगा, वास्तविक कुटुंबकम की भावना के साथ बात करेंगे तो हम वास्तविक रूप से मानव का सकल विकास सतत विकास कर सकेंगे और तभी हम एक संपोषणीय व्यक्ति, संपोषणीय सृष्टि का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए पीसफुल प्रोमोटिंग पीसफुलनेस इंक्लूसिव सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला बिंदु जो हमारे सामने खड़ा होता है वो चर्चा होती है, वो होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। ये मान लीजिए, ये जान लीजिए स्टूडेंट्स कि बिना सबके एक हुए, बिना विश्व की सचेतते, बिना विश्व के सोचे यह संभव ही नहीं है कि हम वैश्विक विकास कर सकें। इसलिए सतत विकास के लिए, सतत विश्व के विकास के लिए अनिवार्य तथ्य है कि हम सब एक होकर इन सब योजनाएं लाख बना लें, चिंताएं लाख कर लें, सोच लें कितना भी, मन कितना भी कर लें, लेकिन जब तक एकजुटता नहीं आएगी, जब तक एक भावना नहीं विकसित होगी, तब तक हम कभी भी विकास नहीं कर सकते।
मानव का विकास करना है, मानव का सतत विकास अगर हम चाहते हैं कि वसुंधरा की हम रक्षा कर सके, हम चाहते हैं कि हम मनुष्य का सर्वोत्तम विकास कर सके, हम चाहते हैं कि जब एक रूपता ला सके, हम चाहते हैं कि हम एक विश्व का विकास कर सके, हम चाहते हैं कि हमारी वसुंधरा हमेशा सुंदर बनी रहे और हम जीवन जीने वाली इस हरित ग्रह को हमेशा हरित बनाए रह सके, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुटता नहीं लाएंगे, विश्व का विकास संभव नहीं हो सकेगा। मैंने आज यहाँ आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज एक डिस्कशन किया। आशा है कि आपको ये तथ्य पसंद आए होंगे। जाहिर सी बात है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे मेरा मोटिवेशनल स्पिरिट बढ़े और मैं और भी चीज़ें आपके लिए तैयार कर सकूं। जल्दी मैं और भी नए वीडियोस के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।